Rahim, ladies and gentlemen, today is our 48th lecture and we are going to talk about the pancreas. एक्चुअली हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम पेंक्रियाज के सिर्फ हार्मोनल एस्पेक्ट्स को देखेंगे। वैसे तो पेंक्रियाज अगर आपको पता है तो बेसिकली दिस इज एन ऑर्गन विच इज एसोसिएटेड विद पर्टिकुलरली विद द डाइजेस्टिव ट्रैक। ये ड्यूडिनम जो है वो मैदे की फौरीबा जो इंटेस्टाइन का पार्ट है उसके दरमियान में जो उसका जो लूप होता है उसके दरमियान में ये छोटा सा ऑर्गन होता है और इसको हम लबलबा भी कहते हैं। एंड बेसिकली इट इज़ एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड आपको पता है कि क्या होते हैं, जिनकी अपनी नाली होती है। सो ये बेसिकली एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है और इनकी अपनी नाली है और उसका नाम है पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये उस पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए अपनी स्क्रीशन यानी पैंक्रियाटिक जूस को उसके टारगेट एरिया यानी उसके एरिया जहाँ पे उसने काम करना है यानी ड्यूडिनम वहाँ तक खुद पहुँचाते हैं। लेकिन पूरे का पूरा जो पेंक्रियाज है ये एक्सोक्राइन नहीं है। पेंक्रियाज के ऊपर छोटे छोटे पैचेस, मैं सिर्फ एक जनरल कोई ओरिजिनल डायग्राम नहीं पर आई वांट टू मेक दिस लाइक फर्ज किया दिस इज द पेंक्रियाज फर्ज किया एंड देयर आर वेरी स्मॉल एरियाज प्रेजेंट ऑन दिस पेंक्रियाज। हम कहेंगे यानी द स्मॉल patches on pancreas या in the pancreas which act as endocrine gland। एंड अगर आपको पता हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो इनको हम कहते हैं आइलेट्स यानी छोटे छोटे टुकड़े ऑफ लैंगरहैंस जिन्होंने इनको दरियाफ्त किया था। आइल्स ऑफ लैंगरहैंस यानी पैंक्रियाज का जो वो पोर्शन जो एंडोक्राइन के तौर पे काम करता है उसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और ये जो पैचेस हैं ये दो तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। सही है जी। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय उसकी स्टिमुलस। मैंने आपको हमेशा कहा कि इसमें आपने स्टिमुलस पढ़नी है। वैसे मुझे पिछला पेज है, आई वॉन्ट टू जस्ट उसको कंफर्म। अच्छा देखें, गौर करें। पहले मैं दोनों हार्मोन्स के नाम बताता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि वो जो दोनों हार्मोन है उनको पीछे से उनका स्टिमुलस वो क्या है। वो हार्मोन के नाम अगर आप गौर करें तो मैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस से इसको शो करवाता हूँ। और इनमें से एक हार्मोन है जिसका नाम है द इंसुलिन और दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है द ग्लूकागोन। क्या नाम है? ये जो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस है इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और जो अल्फा सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको मैं तो इस तरह याद रखता हूँ GABA। सही है। तो अल्फा सेल्स दे प्रोड्यूस द ग्लूकागॉन एंड द बीटा सेल्स दे प्रोड्यूस द इंसुलिन। तो लेकिन अब मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये कि इन दोनों हार्मोन्स का फंक्शन क्या है। सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊँगा और उसके बाद वापस इनके स्टिमुलस के ऊपर लेके जाऊँगा। और वो छोटी सी बात क्या है कि दे आर बेसिकली इन्वॉल्व विद द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल। हम जिस तरह ब्लड कैल्शियम लेवल वाली गल पड़ी थी ना, इस तरह आप समझें तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल के साथ ये उसको रेगुलेट करते हैं। तो कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके तीन जो स्टिमुलस हैं ओरिजिनली। नंबर 1, अगर आप गौर करें, मुझे एक बात बताएं, ग्लूकोज को ब्लड में ज़्यादा लाने की ज़रूरत कब पेश आती है या ग्लूकोज को ब्लड से कम करने की ज़रूरत कब पेश आती है? देखें ना जी, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी है, आपने खाना खाया वो ज़्यादा होगी, अब आप उस ग्लूकोज को कम करना चाहते हैं ब्लड में और उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में या तो यूज़ या फिर स्टोर करवाना चाहते हैं तो फिर ये एक हार्मोन काम करेगा। जब भी ग्लूकोज इस्तेमाल होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और आपको पता है एनर्जी इस्तेमाल होती है नए सेल्स बनाने के लिए। तो जो पहली इसकी हम कहेंगे जो स्टिमुलस आती है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से आती है और वो पहली स्टिमुलस क्या है? वो है जी STH। क्या है? STH।
वो सोमैटोट्रोफिन है। सोमैटोट्रोफिन अंडरस्टूड है, एक हम कहेंगे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो ज़रूर कहेगा कि एनर्जी मुझे ज़्यादा चाहिए, तो भाई मैं तो प्रोटीन ज़्यादा बना रहा हूँ, तो आप दवा करें ताकि ग्रोथ हो सके। सही है जी। और जो दूसरी स्टिमुलस है वो अगेन दैट इज दी ACTH। ACTH आप अगर गौर करें, जब मैं आपको एड्रीनल कॉर्टेक्स के अभी हार्मोन्स पढ़ाऊंगा तो आपको अंडरस्टूड होएगा कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है वो भी तकरीबन उनमें से कोई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, यानी वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली वो भी ये काम करते हैं, खुद भी करते हैं और इनसे भी करवाते हैं। तो दो तरह की स्टिमुलाई मैंने आपको बता दी कि लाइक ACTH और STH। और अगली बात, डायरेक्ट ब्लड कैल्शियम, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है अगर वो कम हो या ज़्यादा हो, वो भी डायरेक्टली इनको जो है वो तीसरी इसके बारे में स्टिमुलस है। पता लग गया ना? यानी तीन मेन जो इनके पीछे फैक्टर्स हैं इनकी रिलीज करवाने के लिए या रोकने के लिए, दे आर दी नॉर्मली द ACTH एंड STH, and then also they are regulated by the increase or decrease in blood glucose level directly। अच्छा जी, तो अब ये करते क्या है? तो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको इंसुलिन का काम बताता हूं, तो ये आपको चल जाएगा। फिर इसमें एक डिजीज भी पढ़ेंगे। इंसुलिन काजेज द डिक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो बढ़ा हुआ हो उसको नॉर्मल पे लेके आता है, कम करता है। इंसुलिन काजेज द डिक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड हाउ, कैसे? ये इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। अब मैं आपके सामने कुछ बातें बता देता हूं। देखें जी, सबसे पहली बात, बाय डायरेक्ट यूज, यानी सेल्स को कहता है कि आप डायरेक्टली ग्लूकोज को इस्तेमाल करें। बाय इंक्रीजिंग द डायरेक्ट यूज ऑफ ग्लूकोज, एंड नंबर 2 बाय इंक्रीजिंग द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। और आपको पता है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनती है, उसको जोड़ के, तो इसको हम ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी कहते हैं। तो समझ आ गई? यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन सिंथेसिस करवाना, ये दो तरीके इसके डायरेक्टली हैं जिन तरीक़ों से ये जो है इंसुलिन वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है। आपकी बुक में एक तीसरा तरीका भी लिखा हुआ है, इट आल्सो स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। यानी अगर आप गौर करें ना तो एक बात और याद रखिएगा, हमारी बॉडी में, ह्यूमन या एनिमल्स की बॉडी में, अगर देखें एनर्जी प्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है, जो पाथवे है, वो क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द मेजर इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन जो उसमें इस्तेमाल होती है, दैट इज द ग्लूकोज। एंड इफ़ यू वांट टू टेक, आपने पढ़ा था 9th क्लास में भी और फर्स्ट ईयर में भी कि इवन कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट आर द रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ली जाती है, बट वी कैन आल्सो टेक द एनर्जी फ्रॉम द लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स। अगर आप गौर करें तो आपने फर्स्ट ईयर के दूसरे चैप्टर में भी बात की थी और 9th के 8वें चैप्टर में भी बात की थी कि अगर इवन लिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। बट इफ वी वांट टू टेक द एनर्जी, इफ वी वांट टू ड्रा द एनर्जी फ्रॉम द लिपिड्स, वी विल हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू द ग्लूकोज। समझ गए? इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स, एंड देन इसका मतलब यह है कि प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं और हो सकते हैं। इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ग्लूकोज की अंदर से सिंथेसाइज करवाना। एक तो बाहर से खाना, अब देखें ना जी, आपको ग्लूकोज की जरूरत है, या तो आप बाहर से खाएंगे, वो तो फूड में आ गया, लेकिन अगर आप अंदर से लिपिड्स को और प्रोटीन्स को तोड़ मोड़ के उससे एनर्जी बनवा रहे हैं, उससे ग्लूकोज बनवा रहे हैं, तो इसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते, क्या कहते हैं बेटा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो लेकिन इसी तरह
अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो तो उसको ग्लाइकोजन, अब ग्लाइकोजन भर गई तो कितना को, तो बेटा आल्सो दिस कन्वर्ट्स द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू द फैट्स एंड लिपिड्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो ये 3 कामों से ब्लड के ग्लूकोज लेवल शरीफ क्या हो जाएंगे, कम ब्लड में कम होगा ना, ब्लड से बॉडी में स्टोर करा दिया। तो देखिए ना, ग्लाइकोजन लिवर में या मसल्स में स्टोर होती है, फिर फैट्स एडिपोज टिश्यू में ज़्यादा स्टोर होती है, स्किन के नीचे, किडनी के गिर्द गिर्द, हार्ट के गिर्द गिर्द वगैरह वगैरह, और इसी तरह बाकी प्रोटीन्स वगैरह, वो सारा कुछ मैंने आपको बताया। अब ये अच्छा जी, अगर आप गौर करें तो अगर इंसुलिन की ज़्यादती हो जाए या कमी हो जाए, मैंने कहा था ना कि दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर इंसुलिन बढ़ जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अगर आप गौर करें तो इसके बारे में हमने कल भी थोड़ा सा पढ़ा था। तो डायबिटीज मेलाइटस इज अ कंडीशन, ये मुख्तलिफ तरह की है, एक NIDDM होती है, एक IDDM होती है, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। पर हम आज जो बात कर रहे हैं दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट। अगर इंसुलिन बॉडी के अंदर कम हो तो क्या होता है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बड़ा ही रहे, क्योंकि इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करना। तो अगर वो नहीं है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बड़ा ही रहेगा। अब उसकी वजह से जो मसले आएंगे, नंबर 1, अगर ब्लड में हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाए, यानी हाइपर मतलब ज्यादा, ये लिख देते हैं आप यहाँ पे कि इसकी जो एक साइन है दैट इज हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी मोर ग्लूकोज इन द ब्लड। एंड देन इस ग्लूकोज इन द ब्लड की वजह से क्या होगा, नंबर 1 ये, इसकी वजह से ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अगर ग्लूकोज बढ़ गया तो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के से पानी जो है वो जज़ब होके, अगर आप गौर करें तो एक बंदा है वो सिर्फ बड़ी ज़्यादा बर्फ़ी खा लेता है, मिठाई खा लेता है, या एक बंदा बहुत ज़्यादा चीनी खा लेता है या नमक पी, तो उसको डायरिया लग जाता है। That diarrhea is not due to the infection by protozoa or फलां और ढमका और बैक्टीरिया, but it is osmotic diarrhea। What is osmotic diarrhea? कि जनाब इस बंदे, इसी तरह जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, मिल्क में एक शुगर होती है ना लैक्टोज, वो पानी पी, वो दूध पीते हैं, वो हजम नहीं होती। जब वो हजम नहीं होती तो वो पूरी की पूरी शुगर ब्लड के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पड़ी होती है। जैसे अब वो हाइपरटोनिक एरिया बन जाता है, तो जो भी ब्लड उधर से आता है उसका पानी यहाँ अब्सॉर्ब हो जाता है, तो बंदे को डायरिया लग जाता है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप गौर करें तो यही काम अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई हुआ है, तो ये एक खून की नाली चल रही है, तो देखें ना जी, तो इसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा ये RBCs के अलावा इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स हैं, यानी ग्लूकोज है, सोल्यूट है, तो बाहर से पानी अंदर है, तो ओवरऑल बाकी की बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है। और दूसरी बात, अगर ब्लड के अंदर पानी बढ़ेगा तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि बार बार बंदे को यूरिन भी आएगा, और ज़्यादा ग्लूकोज है तो उसके यूरिन में ग्लूकोज भी होगा। इसलिए कहते हैं कि अगर, मैंने एक बड़े डॉक्टर से एक बात सुनी थी कि अगर आप के वॉशरूम में कीड़ियाँ मकोड़े ज़्यादा हैं तो यू शुड चेक योर ब्लड शुगर लेवल फ्रीक्वेंटली, बिकॉज इफ द ग्लूकोज इज बीइंग एक्सक्रीटेड नॉर्मली, द ग्लूकोज इज नॉट प्रेजेंट इन द यूरिन। समझ गए? तो अब आप साइन समझ गए, और किस वजह से वो भी समझ गए। दैट इज, मैंने सिर्फ एक गल लिखी है, हाइपरग्लाइसेमिया। आप इसको जोड़ सकते हैं जिस चीज़ के एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, भाई उसको निकालने के लिए बार बार पेशाब करना पड़ेगा, पानी भी ब्लड में ज़्यादा आ गया तो क्योंकि शुगर ज़्यादा थी तो पानी भी ज़्यादा आ जाएगा, पानी ज़्यादा आएगा तो इम्बैलेंसेस होएंगे, जिसकी वजह से फिर बार बार यूरिनेशन होगी। समझ रहे हैं ना? फिर ओवरऑल बाकी की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। और इसके अलावा एक्स्ट्रा बातें इसमें नर्वस डीरेंजमेंट किताब में लिखे, नर्वस सिस्टम के भी कुछ साइंस आते हैं। देखें ना, कभी आप गौर करें तो अचानक आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ गया या अचानक बहुत कम हो गया, तो इट टेक्स यूर डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन। कभी आप गौर करेंगे तो कई दफ़ा हम नाश्ता नहीं करके आए होते, वो मैं वैसे वो नॉर्मल बात कर रहा हूँ, अगर हम नाश्ता नहीं करके आए होते तो फिर यहाँ सर दर्द होता है ना, और आंखें बंद होती हैं और आंखों के आगे अजीब सी एक सिचुएशन, आप कुछ भी समझ नहीं पाते, कुछ भी सोच नहीं पाते। दिस इज़ द थिंग विच इज़, हम कहेंगे उसको एसोसिएटेड विद द ब्लड ग्लूकोज लेवल एज वेल। फिर कई दफ़ा ऐसे होता है कि अगर उसी सिचुएशन में आप कुछ मीठा खा लें तो आप नॉर्मल भी हो जाते हैं। हाँ जी, तो ये आपको लग गया पता कि व्हाट इज द डायबिटीज मेलाइटस। और अगर इंसुलिन, कभी कभार इंसुलिन ज़्यादा भी हो जाती है,
ये तो मैंने कमी की बात की ना। जब इंसुलिन ज़्यादा होगी तो आपको अंडरस्टैंडिंग है कि क्या क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो उससे क्या क्या मसले आते हैं, वो दैट इज़ शुगर लो होने से जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो दैट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हियर, ठीक है। सिमिलरली द ग्लूकागॉन एक दूसरा हार्मोन है, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, BGC। कैसे, देखें ना जी, अगर कभी आपने खाना नहीं खाया तो, या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या ज़रूरत है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, तो ये हार्मोन डायरेक्टली स्क्रीट होता है और ये हार्मोन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। पर कैसे, आपने बाहर से तो खाया नहीं, सही है। सो ये बाय टू मैकेनिज्म, वही देखें जो उसने बनवाए थे वो ये तोड़वा देगा। यानी नंबर 1, ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और फिर इसके अलावा लिपिड्स और फैट्स वगैरह को भी ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट करता है। समझ रहे हैं ना आप बात को। तो ये सारी सिचुएशन जो है, यानी इसमें एक और बात भी थी कि इंसुलिन की अगर कमी हो जाए तो खैर वो छोड़े, समझ रहे हैं ना आप बात को। दैट इज द ग्लूकागॉन इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बाय इंक्रीजिंग द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन एंड इवन द इंक्रीजिंग द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स एज वेल। सही है जी। तो ये आपको लग गया पता कि जनाब क्या सूरत हाल है और किस तरह से ये काम हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसके बारे में, इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई यार, मुझे लग रहा है कि कोई एक आधी बात इसमें रही है। डियाबिटीज़ मेलाइटस, ग्लूकागॉन एब्नॉर्मेलिटीज़, ये अब आप देखें ना जी कि ग्लूकागॉन के बढ़ने या कम होने से क्या होगा, तो आपको समझ आ भी जाएगी कि सर क्या होगा। क्या हुआ, सही है। ग्लूकागॉन आमतौर पे वो किताब में लिखा है कि जी ज़्यादा बढ़ता नहीं है, सही है, लेकिन कई दफ़ा जो ये अल्फा सेल्स होते हैं इनका ट्यूमर हो जाता है, और वो क्या करता है कि वो बार बार वो बहुत सारा ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करवाता है जो बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है एबनॉर्मली। और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने से क्या क्या होता है अभी हम 10 मिनट पहले बात डिस्कस कर चुके हैं। So the next is the gland, that is the adrenal glands and जिस तरह अगर आप गौर करें तो दोनों जो किडनीज हैं हमारी बॉडी में, चूंकि आपको पता है कि 2 किडनीज हैं और हर किडनी, एड्रिनल का मतलब होता है, एड का मतलब होता है ऊपर और रिनल का मतलब होता है किडनी। तो किडनी जो है उसके ऊपर इस तरह अगर आप गौर करें तो ये सेल्स की लेयर है, इसको हम बेसिकली ये जो है इसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये बड़ी ऊपर वाली लेयर होती है, क्या होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इसके जो अंदर वाले जो एरिया है ये भी सेल्स ही हैं, इसको हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला। क्या कहते हैं, मेड्यूला। और एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला से क्या क्या निकलता है अगर आप गौर करें तो इट्स वेरी अंडरस्टूड कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की स्टिमुलेशन कौन है, दैट इज द एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक भी है लिखा, सही है। तो समझ गए ना जी बात को। और वो इंटीरियर पे छुट्टी जाता है, लेकिन उससे पहले हम एड्रिनल मेड्यूला के 2 हार्मोन्स की बात करते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड इट इज़ पर्टिकुलरली एक्टिव ड्यूरिंग द केस ऑफ स्ट्रेस। जब मैंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको पढ़ाया था या किसी और क्लास को भी पढ़ाया था, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो वाले हार्मोन्स हैं जो स्ट्रेस सिचुएशन और इमरजेंसी सिचुएशन में देयर इज द एड्रिनल मेडुला के जो दोनों हार्मोन्स हैं ये। तो स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी में क्या क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं उनमें एक बड़ा रोल इन हार्मोन्स का है। तो क्या क्या है हम अभी डिस्कस करते हैं। एड्रिनल मेडुला के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एड्रिनल मेडुला के 2 हार्मोन्स हैं और उन दोनों का नाम भी तकरीबन एक दूसरे से मिलता है। एक को हम कहते हैं एड्रिनलिन, इसको हम एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। एपिनेफ्रीन नहीं, क्या, एपिनेफ्रीन, ठीक है। और दूसरा है दैट इज द नॉर एपिनेफ्रीन। मैं असल में जानबूझ के इसका नॉर एड्रिनालिन लिखने की बजाय नॉर एपिनेफ्रीन, ताकि आप दोनों समझ आ जाए भी क्या सूरत हाल है। इट्स कॉल्ड एपिनेफ्रीन, इट इज कॉल्ड नॉर एड्रिनालिन एज वेल, ठीक है। तो ये जो दोनों हार्मोन्स है ना,
ये दोनों हार्मोन्स इमरजेंसी हार्मोन्स हैं एंड पर्टिकुलरली दे आर इन्वॉल्व विद द ब्लड सर्कुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैं इसकी एक एग्जांपल अक्सर दिया करता हूँ कि फ़र्ज़ किया अल्लाह ना करे कि आपके या एक इंसान के या मेरे ब्लड के अंदर लॉस हो गया, ब्लड लॉस काफ़ी सारा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्लड इसमें से निकल आए, सही है। अब जब ब्लड लॉस हो गया तो मेरी बॉडी में एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिक शॉक भी कहते हैं। हाइपो मतलब कम, वोलीमिया मतलब वॉल्यूम। समझ आ गई जी बात की। तो एक तो ये वाली बात हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये तब रिलीज होते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में। अब मुझे एक बात बताएं, हाइपोवोलीमिया अगर मेरी बॉडी में ब्लड का लेवल वैसे ही कम है, ब्लड का वॉल्यूम कम है, तो क्या मेरी स्किन को और मसल्स को ज़्यादा ब्लड पहुंचाने की ज़रूरत है कि मेरे हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को, किडनी को, लिवर को? यस, दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर द वाइटल ऑर्गन्स, जिनके बगैर जिंदगी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी लोग कहते हैं ले ओन द एक्सीडेंट होया सी तो ओ तो सफेद हो गया, येलो हो गया, पीला पीला हो गया। सुनते हैं ना, क्यों हो गया? वो इसलिए हो गया कि obviously these hormones they stop the blood जो transport toward not 100% stop but they decrease the blood supply to the non-important areas of the body, ताकि बॉडी कंसंट्रेट होके उन ऑर्गन्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा मेहनत करे विच आर मोर वाइटल, विच आर मोर नेसेसरी। तो देखें, आप समझ आ गई ना? अच्छा, अगर आप गौर करें तो फ़र्ज़ किया, देखें ना जी, मैं एक और एग्जांपल भी देता हूँ कि अगर मैंने ये जो है ये दो खेत हैं और इनके दोनों साइडों से दरमियान से एक नहर गुजर रही और वो नहर आगे जाके बंद भी हो जाती है, फ़र्ज़ किया छोटी सी नहर है ना। तो अगर मैंने इस खेत को ज़्यादा पानी देना है तो या तो मैं इसकी तरफ नक्का ज़्यादा खोलूँगा या दूसरे वाले का बंद कर दूँगा। दोनों कंडीशनों में पानी इस तरफ ज़्यादा आएगा। अब यही आप समझ जाएं, एड्रीनालिन काजेज द वेजोडाइलेशन। क्या करता है? वेजोडाइलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेजोडाइलेशन का मतलब होता है ब्लड वेसल्स को खोलना ताकि ब्लड सप्लाई खुल जाए एक एरिया की तरफ। तो ये वाइटल ऑर्गन्स की तरफ, ब्रेन की तरफ, कोरोनरी आर्टरी यानी हार्ट की आर्टरी की तरफ, कि कॉमन कैरोटिड यानी ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई जाती है उसकी तरफ, सिमिलरली लाइक लिवर की तरफ, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की तरफ ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है। इसके अलावा इनके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, किताब में उनमें से एक लिखा है। तो इट काजेज वेजोडाइलेशन इन टूवर्ड्स द, मैं लिख देता हूँ, टू वाइटल ऑर्गन्स, या वो एरियाज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा जरूरी है। और जो ये भाई साहब हैं ये क्या करते हैं? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, सही है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इन डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी उन एरियाज की तरफ जो अनइम्पॉर्टेंट है। समझ आ गई ना बात की? नॉर एड्रीनालिन का वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, लेकिन ये उन एरियाज की, फर्ज किया, टू दी स्किन, ठीक है, टू दी मस्कल्स, टू दी डाइजेस्टिव ट्रैक। लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक में वो नहीं जब कुछ खाना खाया होता, तब नहीं, वैसे कि डाइजेशन की तरफ ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि इंपॉर्टेंट एरियाज की तरफ ये खोल देगा और अनइम्पॉर्टेंट एरियाज की तरफ ये बंद कर देगा। तो दोनों का जो इफेक्ट आएगा दैट इज दी सिनर्जिस्टिक। सिनर्जिस्टिक किसे कहते हैं यार? ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, GIS ना हो Y की बजाय, क्योंकि सिनर्जिज्म होता है ना, IS है। तो इट्स लाइक सिनर्जिज्म क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्या है जी, अगर आप गौर करें, सिनर्जिस्टिक बिहेवियर ये होता है कि अगर ये दो, एक जमा एक कितना होता है? 2 है, ये भी एक है, ये भी एक है, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे हों तो ये 2 की बजाय 4 हो, यानी दोनों का इफेक्ट, दोनों के जो कॉमन जो लहदा जो दोनों का इंडिविजुअल इफेक्ट है उसके जमा से ज़्यादा आ जाए। यानी जब दो चीज़ों को जोड़ा जाए तो उनका इफेक्ट, उनके दोनों के अलग अलग जो इफेक्ट थे उनके जो समीशन है, जो उनका जमा है, उनके सम से ज़्यादा आ जाए। इसको सिनर्जिज्म कहते हैं, सही है। सिनर्जिज्म ये एंटागोनिज्म की नफ़ी है,
एंटागोनिज्म आपको पता ही है कि वो क्या था, जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे तो वो खत्म। अच्छा जी, तो सिनर्जिस्टिक ये बिहेवियर दोनों आपस में प्ले करते हैं। इसके अलावा याद रखें दे काजीज दी समटाइम, अगर बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो दे कैन काज दी इंक्रीज इन द ओल्ड एंड न्यू आरबीसीज इन द ब्लड। कैसे? ओल्ड आरबीसीज जो होते हैं ना, ये स्प्लीन में होते हैं वो जो वहां से वो हो रहे होते हैं फिल्टर शिल्टर बुड्ढे, उनको ऐसे दबा देते हैं, स्प्लीन को ऐसे दबाता है, जिससे क्या होता है वो सारे के सारे आरबीसीज ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। और इसी तरह जो इमैच्योर आरबीसीज होते हैं उनको भी ले आता है कि भाई बड़ी जरूरत है भाई आप इधर आ जाएं। सही है, तो ये आपको लग गया पता कि ये हार्मोन्स ये वाला काम भी करते हैं। इसके अलावा दे इंक्रीज द हार्ट रेट एज वेल। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिस तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को बढ़ा सकता है, इस तरह ये भी सिंपैथेटिक एक्टिवेशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को मजीद एडिटिव इफेक्ट देते हैं और उसी तरह बिहेव करते हैं। तो ये हार्मोन्स के यानी ये इमरजेंसी हार्मोन्स है, इनके बारे में आपको लग गया पता। दूसरी है जी एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक पूरा का पूरा ग्रुप निकलता है जिनको हम कहते हैं दी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और ये लिपिड बेस्ड हार्मोन है और बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके सामने फर्ज किया। एक है जी कॉर्टिसोल, फिर इसके इसी तरह है कॉर्टिसोन, ऐसे ही है, फिर एल्डोस्टेरोन भी है, फिर इसी तरह एंड्रोजेंस भी हैं, ऐसे है ना। तो पहला इनमें से कोई ऐसा भी है कि नहीं है जी कि हैं सारे, सही है ना। तो ये मैं आपको बता देता हूं। देखें ये क्या करते हैं, देखें मैंने कहा था ये स्ट्रेस सिचुएशन में होंगे, खास तौर पे एड्रिनल कॉर्टेक्स इज एक्टिव इन दी स्ट्रेस सिचुएशन। एड्रिनल मेडुला इज आल्सो, कहते हैं कि जिन जो चूहे हैं उनका एड्रिनल मेडुला रिमूव कर दे तो वो जो कॉमन जो छोटे मोटे स्ट्रेस हैं वो भी बेचारे बियर नहीं कर पाते, उनकी कमी हो जाती है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स रिमूव कर दे तो उनको ठंड से भी मौत हो जाती है, समझ गए ना, मरासी बन जाते हैं। अच्छा खैर, तो ये आपको लग गया पता कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं ये एक पूरा ग्रुप है और ये अमूमी तौर पे स्ट्रेस कंडीशन में, देखिए अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, मुझे एक बात बताएं, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। दैट स्ट्रेस कुड बी द कोल्ड स्ट्रेस, हंगर स्ट्रेस, थर्स्ट स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस। Similarly, that could be tension, that could be कोई any infection in the body, that could be any depression, like कोई body को कुछ काम होने वाला है तो वो like समझ रहे हैं ना, these are the stresses। सही है, वो जो स्ट्रेस होते हैं ना बॉडी के, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एक तरह का रिस्पॉन्स पैदा करते हैं कि उनके लिए बॉडी को तैयार अगर होना है तो बॉडी को कुछ सामान चाहिए, समटाइम बॉडी को कुछ आइंस चाहिए, कोई मिनरल्स चाहिए, कोई ग्लूकोज चाहिए, सही है ना, तो ताकि बॉडी ज़रा है मजबूत हो जाए और अपने सारे जो उसे कहते हैं ना कि सारे के सारी चीज़ों को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर दें, वो काम ये सारे करते हैं। और इनको हम कहते हैं, फर्ज किया, ये जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये ग्लूकोज को फोर्टिफिकेशन करता है बॉडी की, यानी ग्लूकोज को ब्लड के अंदर बढ़ाता है कहीं से भी ला के, ताकि चाहे, और ये कैसे, ये वैसे नहीं ग्लाइकोजन वगैरह को नहीं तोड़ता, ये प्रोटीन्स को तोड़ के ये काम करता है, बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स को तोड़ के बॉडी की। तो ये जो है ना वो ये काम करता है एड्रिनल, यानी ये वाले हार्मोन्स प्रोटीन्स को तोड़ के तो ग्लूकोज को ब्लड में ज़्यादा बढ़ाते हैं ताकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़े, बॉडी ज़रा मजबूत हो, काम शुरू करे। ठीक है, इसी तरह जो बॉडी के डिफेंस सिस्टम के सेल्स काम कर रहे हैं उनका भी भला हो, उनको भी फ़ायदा हो। इसी तरह जो ये कॉर्टिकोस्टेरोन, ये जो एल्डोस्टेरोन है, ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। अगर आप गौर करें तो किडनी के अंदर, याद है एल्डोस्टेरोन आके सोडियम आयंस को बाहर निकलवाता था तो पानी भी बचता था, तो ये पानी को भी बचाता है और सोडियम आयंस को भी किडनी से ज़ाया नहीं होने देता। तो ये सोडियम आयंस को प्रोटेक्ट, ये मिनरल्स के हवाले से आगे बात, ये दोनों है, सही है, मिनरेलो एज वेल एज corticosteroids। और एंड्रोजन हार्मोन्स, दीज आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द हार्मोन्स विच बड़ी स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व विद दी, हम कहेंगे, रिप्रोडक्शन।
और इनका इम्पैक्ट क्या है पर्टिकुलरली मेल रिप्रोडक्शन में, ये हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अभी बस इतना है कि भाई अगर बढ़ जाएँ तो क्या होता है और ये सारा कुछ फ़र्ज क्या करिए। चलो समझ रहे हैं ना बात को, अभी टाइम हो गया है तो बस करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।